एक चित्रकार अपनी प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, अपनी कला की प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए भटकता रहता है। वनों में, मंदिरों में, पहाड़ों में, झरनों में, मैदानों में, कहानियों में, कविताओं में, कहाँ-कहाँ नहीं। एक प्रेरणा की तलाश में ढूँढ लेता है वह सब कुछ। वैसे ही इतिहास से प्रेरणा प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। उससे शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। रतनगढ़ का इतिहास भी इसी प्रकार अपनी रोचकता लिए हुए है जो सबको जानना ज़रूरी है। इसलिए हम इतिहास की वही बातों को अध्ययन करेंगे जो रोचक है, सबके लिए इंटरेस्टिंग है, जो हमें सुनने के लिए अत्यंत आनंद प्रदान करेगी, वह आवश्यक भी है। इसलिए सूत्र में कहा गया, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षिणो वित्ततः क्षिणः व्रततस्तु हतो हतः। ऐसा भगवान वेद व्यास जी ने कहा है। अर्थात इतिहास की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन से हीन होने पर कुछ नष्ट नहीं होता, किंतु इतिहास और प्राचीन गौरव नष्ट कर देने पर विनाश निश्चित है। ऐसा ही कदम भीष्म पितामह जी ने भी कहा था। आज से ठीक 41 वर्ष पूर्व अर्थात 1 सितंबर 1982 को श्री कैलाश चंद्र घनश्याम जी पांडे, जो कि पुरालिपिविद हैं, वह एमए उन्होंने इसी विषय में किया है इतिहास में, उनके द्वारा रतनगढ़ दुर्ग का विहंगावलोकन किया गया था और उसे संरक्षित स्मारक घोषित कराने की दृष्टि से नवंबर 1982 में डॉक्टर विश श्री वाकणकर पद्मश्री तथा डॉक्टर भारती जोशी, जो कि पुरावस्तु पंजीयन अधिकारी उज्जैन के हैं, के मार्गदर्शन में इसका मानचित्र भी तैयार किया था। रतनगढ़ का अतीत कैसा रहा होगा, यह अत्यंत उत्कंठा का विषय बना हुआ है और बना रहेगा जब तक इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण, उत्खनन और शोध न हो जाए। कहा जाता है कि विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों और उसके घने जंगलों ने आदिवासी आदि आदिम जातियों को प्रश्रय प्रदान किया। उसके उत्तर में लगे हुए पठार की उपजाऊ भूमि ही सहस्त्रों वर्षों से यहाँ के निवासियों को पग पग रोटी, डगडग नीर देती रही है। दशपुर से नर्मदा की घाटी तक मालवा की संस्कृति फैली हुई है। यहाँ की आदिम संस्कृति का प्रारंभ नदियों यथा शिप्रा, चंबल और नर्मदा के तटों पर हुआ था। पूर्व काल में निषाद व द्रविड़ संस्कृतियाँ फैली थी। पाषाणकालीन मानव अरण्यवासी थे। 22 स्थानों पर लगभग 100 चित्रित शैलाश्रयों की खोज डिकेन और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई है, जिसमें प्रकृति प्रेम, सौंदर्य बोध व दैनिक गतिविधियां दर्शाई गई हैं। 225 ईस्वी में मालव गणों ने शकों को परास्त किया। वे मालव गणतंत्रीय परंपराओं के समर्थक थे। 967 ईस्वी के लगभग मालवा के शासक राजा भोज के पश्चात सन 1233 ईस्वी दिल्ली के तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश व सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना नायक एन उल मुल्क को मालवा विजय हेतु भेजा था। रतनगढ़ दुर्ग निर्माण 1500 या 16वीं शताब्दी के मध्य हो चुका था। प्रारंभ में मेवाड़ राज्य के ठिकाना बेगों की जागीर का एक गांव, जिसका निर्माण हाड़ा राजपूत रतन सिंह ने सन 1354 में करवाया था, ऐसा वर्णन मिलता है। दुर्ग की तलहटी में बसा हुआ जो ग्राम रतनगढ़ वर्तमान में है, यह घने जंगलों को काटकर जहरीले जीव जंतुओं को हटाकर सन 1674 में इसका निर्माण किया गया। अन्य स्रोत बताते हैं कि 1474 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रारंभ में रतनगढ़ ग्राम में एक गुर्जर वंश व 2 नेहड़ वंश के परिवार आए थे, उनको बसाया गया था। जाट के श्री माधोजी व्यास जी पंडित जी ने रतनगढ़ ग्राम का शुभ मुहूर्त माघ सुदी 5 गुरुवार का मुहूर्त निकाला था सन 1674 में। सन 1743 में कोज्या से, जो कि सिंगोली के पास एक प्राकृतिक ग्राम है, से बोरा समुदाय के 4 परिवार आकर रतनगढ़ ग्राम में बसे थे। यहाँ की काली मिट्टी, भीषण ज्वालामुखी
के लावा से निर्मित है। औसत सुहानी वर्षा, सुहानी ठंड व सुहानी गर्मी मालवा पठार की विशेषताएं हैं। यहाँ घाट हैं, बावड़ियाँ हैं। गुंजानी नदी के बीचों बीच फूटी बावड़ी, गर्ग बावड़ी, तेली बावड़ी, किला, किला दरवाजा, दूधिया तलाई, श्री राम मंदिर जो किले पर स्थित है, कोरेश्वर महादेव, किला स्थित दरगाह, नगर प्राचीर का नदी दरवाजा, अभिलेख, कॉटन मिल के खंडर, शिव मंदिर अड़ाउड़ा खाल पर जो स्थित है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जरार के बाग में गंगा कुंड जहाँ स्वामी आत्माराम जी की समाधि स्थल है, गोवर्धन नाथ मंदिर, श्री करणी भगवती गौशाला, काठिया बालाजी मंदिर जहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापित है, विश्राम गृह जिसे आज डाक बंगला कहा जाता है, श्री शेष भुजा माताजी मंदिर, श्री वीरभद्र हनुमान मंदिर जो किले पर स्थित है, श्री चार भुजा मंदिर आलोरी गरवाड़ा, श्री मोरिया महादेव मंदिर, श्री सूला बाऊजी मंदिर, श्री जरकिया महादेव मंदिर आदि धार्मिक स्थलों से युक्त यह रतनगढ़ क्षेत्र परिपूर्ण है प्राचीन संस्कृति स्मारकों से। प्राचीन काल में यात्रा मार्गों में सराय, धर्मशाला, बावड़ियों, चबूतरे जिसे धर्म की होटलें कहा जाता था का निर्माण तीर्थ यात्रियों व व्यापारियों के लिए रतनगढ़ में किया गया। कहा जाता है कि मालवा की बोली सबसे मीठी है। यहाँ की बोली पूरे विश्व में सबसे मधुर मानी जाती है। रतनगढ़ की मुख्य भाषा पहले मेवाड़ी थी, जो रतनगढ़ की उपबोली अथवा राजस्थान की बोली मानी जाती है, जो मारवाड़ी से समानता रखती है, जिस पर आज मालवी भाषा का स्पष्ट प्रभाव झलकता है, जो नटनागर व चंद्र से सखी जैसी साहित्यिक रचनाओं और मध्यकालीन पट्टों, परवानों तथा पत्रों में जिसका उल्लेख मिलता है। रतनगढ़ दुर्ग रतनगढ़ कस्बे के उत्तर में सिंगोली जाने वाले मार्ग पर कस्बे से 1100 फीट की ऊंचाई पर अरावली की हरी भरी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। संपूर्ण दुर्ग का क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर में फैला हुआ है। वर्तमान में दुर्ग खंडर अवस्था में है, परंतु इतिहास में 30 फीट ऊंची दीवारें विशालकाय बुर्गों से सुसज्जित थी, जिसके चारों दिशाओं में दरवाजे थे। प्रमुख द्वार राजद्वार या सूरज पोल के नाम से विख्यात था। यह द्वार 21 फीट चौड़ा होकर अष्टफल की अभिमुख वाला था। पूर्व पश्चिम दरवाजों पर मैदान के चारों ओर बड़ी बड़ी खाइयां बनाकर पानी व मगरमच्छों से उसे पाट दिया गया था, जो कि शत्रुओं से रक्षा करते थे। दुर्गों से गोली, तीर, गर्म तेल छिड़कने आदि की व्यवस्था थी। यहाँ शौचालयों का भी निर्माण किया गया था। पूर्व का लंबा मैदान बाजार लगाने के लिए बनाया गया था। वहाँ शिविर लगते थे, वहाँ कुइयाँ बनी थी, यात्रियों के विश्राम की उचित व्यवस्था थी। प्राप्त सती स्मारक लेखों से सती होने के प्रमाण भी मिलते हैं। खुले परिसर में जैन तीर्थंकर पिल्लर पर पद्मासन युक्त मूर्तियों का अंकन है। यह भी किले पर ही प्राप्त हुआ है, जिसकी लंबाई 3-4 फीट है। 3 छोटी कोठड़ियाँ, दक्षिण का आपातकालीन द्वार, 3 बुर्ज, द्विमंजिल संरचना में हथियार, बारूद व अन्य सामान रखने की व्यवस्था थी, जिसकी छत पर तोप रखी जाती थी। ऐसा सभी छतों पर करना संभव था। महल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जहाँ दरबार हाल या कचहरी लगती थी। राज कर्मचारी निवास स्थान, गुड़साल, 6 खोलाकार पक्के कुंड अर्थात कुएं बने हुए थे, जो 25 फीट गहरे हैं, जो खाद्यान्न, रसद, तेल, घी आदि रखने हेतु काम में आते थे। पानी स्टोर हेतु 2 बड़े हौद 70 वर्ग फीट के बने हुए हैं, एक 10-15 फीट का गहरा व दूसरा 50-60 फीट गहरा टाका बना हुआ है, जो वर्षा जल को संग्रहित करता था। मंदिर, गुड़सेना का रिसाला महल, सरकारी कोष व दरबार हाल पास पास ही बने थे। दुर्ग के पश्चिमी मार्ग से गोराजी जाने का एक रास्ता बना हुआ है। गोराजी मंदिर के पास एक झरना है, जिसे 3 कुंडों में विभाजित किया गया है, जो एक तालाब में जाकर मिलता है, जिसे दूधिया तालाब कहा जाता है। यहीं राज परिवार के सदस्य शिकार खेलने आते थे। इस झरने पर गोराजी का अति प्राचीन मंदिर है, जो वर्षा काल में अत्यंत मनोहर
चक्षुप्रिय हो जाता है। जहाँ हनुमान जी का भी मंदिर स्थित है, जो गोराजी मंदिर से पहले ही हमें मिलता है। यह भी अत्यंत प्राचीन है। पुरातन काल में रतनगढ़ शहर का मुख्य मार्ग जैन विष्णु मंदिर अर्थात गोवर्धन नाथ मंदिर व लक्ष्मी नारायण मंदिर मार्ग ही था। इसमें छोटी छोटी गलियां बनी हुई थीं। व्यावसायिक लोगों के मकान दो तरफा द्वार वाले होते थे, जिस पर एक मुख्य द्वार होता है जहाँ से वे स्वयं प्रवेश करते थे, परिवार के सदस्य आते। पीछे दुकानें होती थीं जहाँ व्यापार व्यवसाय किया जाता था। नदी दरवाजे का शिलालेख मिला है जो बताता है कि सन 1878 में रतनगढ़ में एक धाड़ा पड़ा था। जिस रात यह घटना घटी, धनाढ्य वर्ग की एक बारात आई हुई थी। गाते बजाते हुए बीच बाजार से निकल रहे थे। बाजार खुला हुआ था। डाकुओं को बारात ने घेर लिया। बारात लूटी गई।